नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दर्शन सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके लिए एक पल भर्ती परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने भारत में आर्थिक नियोजन या पंचवर्षीय योजनाओं के विकास के बारे में जाना था। हमने जाना था कि भारत में आर्थिक नियोजन की जो प्रक्रिया है या पंचवर्षीय योजना है वो कब से स्टार्ट होती हैं। इसके साथ साथ भारत में नियोजन का जो जनक है या पंचवर्षीय योजनाओं का जनक है वो किसे कहा जाता है, इन बिंदुओं के बारे में पिछली क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। इस क्लास में हम 1 बाय 1 जो हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं, जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं ये जो टॉपिक है केवल लेखपाल परीक्षा की दृष्टि से नहीं, जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में यहाँ से कम एक प्रश्न तो अवश्य रूप से पूछा जाता है। और यूँ तो अगर किसी भी पंचवर्षीय योजना को लें, उससे बहुत सारे फैक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी जानकारियाँ किसी भी पंचवर्षीय योजना से जुड़ी हुई आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपको प्रमुख रूप से ध्यान देना है, क्योंकि हम लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एग्जाम के ट्रेंड को समझिए। एग्जाम की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, उसी के आधार पर प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं में पढ़ेंगे तो हम सारे फैक्ट्स को, लेकिन विशेष रूप से हम फोकस करेंगे, विशेष रूप से हम ध्यान देंगे जो रूरल डेवलपमेंट है, हमारा ग्रामीण विकास है, उससे जुड़े हुए कौन से प्रमुख कार्यक्रम, कौन सी प्रमुख योजना या कौन से प्रमुख बिंदु किसी भी पंचवर्षीय योजना से संबंधित हैं, उनको हम विशेष रूप से यहाँ पर फोकस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना से। पहली पंचवर्षीय योजना का जो समय माना जाता है वो माना जाता है आपका 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956, ठीक है। और 1 अप्रैल 1951 यह वह तिथि है जहां से भारत में आर्थिक नियोजन या नियोजन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत होती है। भारत में जो नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो पहली पंचवर्षीय योजना से, यानी 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए विश्व के संदर्भ में कि पूरे विश्व में जो नियोजन की प्रक्रिया है वो सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होती है और कब प्रारंभ होती है और किस व्यक्ति के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था, तो आप याद रखेंगे। इसको चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। सोवियत संघ, पूर्व में जिसे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में जिसे रसिया या रूस कहा जाता है, वहाँ से सबसे पहले जो 5 ईयर प्लान है या पंचवर्षीय योजनाओं की जो अवधारणा है वो शुरू होती है। 1928 में जोसेफ स्टालिन नाम के व्यक्ति ने रूस में या पूर्व सोवियत संघ में इन पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ किया था। रूस से ही इंस्पिरेशन लेते हुए, रूस से ही प्रेरणा लेते हुए भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत में जो नियोजन की प्रक्रिया थी या पंचवर्षीय योजनाएं थी उनको प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से। अब हर पंचवर्षीय योजना का कोई ना कोई मॉडल है। हर पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान है उसने किसी न किसी मॉडल के आधार पर कार्य किया। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित है, वो हैबर डोबर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। पहला पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। जितनी भी पंचवर्षीय योजना आप पढ़ेंगे उनमें 2-3 चीज़ें प्रमुख रूप से आपको याद रखनी है। समय समय पर मैं आपको यहाँ पे बताता भी चलूँगा कि ये जो पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष रूप से आपको इसको याद रखना है। तो सबसे पहले तो जो पंचवर्षीय योजना है उनके मॉडल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि पंचवर्षीय योजना में ब्रेक कब लगा, अनवरत योजना जो है कब लागू हुई, ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है 5 वर्ष से पहले समाप्त हो गई, ऐसे फैक्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो ये है कि किस पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था। यानी जैसे हम पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर ध्यान दिया गया, इसका सबसे प्रमुख जो मोटिव था वो क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया, ठीक है। देखिए, आप जानते हैं भारत आज़ाद होने के बाद में, यानी 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और उसके बाद में 1951 में पंचवर्षीय योजना आई थी। और पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या होता है, क्या इनका मोटिव होता है, इनके बारे में मैं आपको पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस समय पर जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, आर्थिक स्थिति थी, वो बहुत ज़्यादा खराब थी। और भारत के पास ना तो बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधे थे, ना इंडस्ट्री थी, एक ही चीज़ थी यानी एग्रीकल्चर ही था हमारे पास, और वो भी ढंग से काम नहीं कर रहा था, उसका भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट उसमें नहीं हुआ था। तो क्योंकि हमारे पास जो सोर्सेज थी, यानी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए जो हमारे पास सोर्सेज थी वो बहुत कम थी, और सबसे मेन सोर्सेज हम कह सकते हैं कि उस टाइम पर कृषि ही थी। तो उसी के विकास पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने के बारे में इसमें कहा गया। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, कृषि और सिंचाई पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। 1952 में इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत या इसी पंचवर्षीय योजना में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। अब जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है या राष्ट्रीय प्रसार सेवा है, इनके बारे में जब हम योजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे, कार्यक्रमों के बारे में पढ़ रहे थे, पिछली क्लासेस आपने देखी होंगी। अगर आप स्टार्टिंग से देखते चले आ रहे हैं, लगभग मैं 24
क्लासेस अपलोड कर चुका हूँ ग्रामीण समाज पर। तो अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हैं तो इन चीज़ों के बारे में मुझे यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो गया या राष्ट्रीय प्रसार सेवा होगी, इनके बारे में पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं ज़्यादा इन पर डिटेल में नहीं जाऊँगा। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की जो शुरुआत हुई थी वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुई थी। प्रश्न इस तरीके से भी बन सकते हैं। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये टॉपिक है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और यहाँ से प्रश्न इस तरीके से बन जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके अलावा जैसे जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं भारत की, भाखड़ा लागत परियोजना, ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जो निर्माण था या इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं की जो स्थापना थी वो भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुई थी। कहने का मतलब है यहाँ से प्रारंभ हो गया था पहली पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया गया था। देखिए, कृषि और सिंचाई पर दिया गया था। कृषि पर जोर दिया जाएगा तो सीधी सी बात है, सिंचाई भी कृषि से संबंधित है, और कृषि का विकास तभी हो सकता है जब सिंचाई के बेहतर साधन जो है, बेहतर सोर्सेज जो है वो हमारे पास उपलब्ध हों। और इसी वजह से जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं थीं, इनकी अवधारणा यहाँ से शुरू होती है। भाखड़ा नागल हो गया, दामोदर घाटी हो गई, हीराकुंड हो गई, इन सभी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के ऊपर जो है काम होना प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है सबसे लास्ट वाला, विशेष रूप से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, मैंने 3 पॉइंट बताए हैं पहली पंचवर्षीय योजना में। प्रमुख रूप से कौन से मॉडल पर आधारित थी, उद्देश्य का था, किस मोटिव के साथ में पहला 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया गया था, कृषि और सिंचाई पर, इसमें जो है सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। दूसरा पॉइंट ये हो गया। और तीसरा पॉइंट जो है, हर योजना की एक विकास दर हुआ करती थी और एक लक्षित वृद्धि दर हुआ करती थी। मतलब लक्षित का मतलब यह है कि जैसे पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, पहला 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ तो उसमें एक लक्ष्य रखा गया, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का, आर्थिक विकास की दर का एक लक्ष्य रखा गया, और उस लक्ष्य के सापेक्ष में कितनी विकास दर हमको प्राप्त हुई, ये जो फैक्ट हैं ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, एक मॉडल, मोटिव, जो पंचवर्षीय योजना का मोटिव है किस उद्देश्य के साथ शुरू हुई, तीसरा कि उसमें जो आर्थिक विकास की दर थी वो क्या रही, और लक्ष्य कितनी दर का रखा गया था। ठीक है, तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो लक्षित वृद्धि दर थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वो 2.1% थी। 2.1% की जो है लक्ष्य बनाया गया था आर्थिक विकास दर का, लेकिन इसके सापेक्ष में जो आर्थिक विकास दर हमको प्राप्त हुई थी वो 3.7% की थी। ठीक है, यानी जितना हमने लक्ष्य बनाया था उससे ज़्यादा हमने डेवलपमेंट पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान किया था। ये होगी आपकी पहला 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। ठीक है, ये इसका समयकाल है। ये किस मॉडल पर आधारित थी, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था वो किस पर दिया गया था। देखिए, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था कृषि वाले क्षेत्र पर, एग्रीकल्चर वाला जो हमारा एग्रीकल्चर वाला जो फील्ड था, कृषि वाला जो क्षेत्र था, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। जब कृषि पर हमने थोड़ा सा विकास किया, कृषि पर हमने थोड़ा सा काम किया, उसके बाद में दूसरी आवश्यकता किसकी होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ की, औद्योगिक क्षेत्र की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिल सके, रोजगार मिल सके। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया था वो उद्योगों के विकास पर ध्यान दिया गया था। औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया थी उस पर इस जो है पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया। तो यहाँ से आपको क्या रखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, पीसी महालनोबिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, किस चीज़ पर इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया, तो उद्योगों का विकास और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाए जाएं, औद्योगिकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा मिले, इस चीज़ पर इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था जो है उसकी शुरुआत भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। पंचायती राज के बारे में हम अलग से वीडियो बना करके डिस्कस कर चुके हैं। आप जानते हैं 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बादरी नामक गांव से, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 की तिथि थी। राजस्थान राज्य था, राजस्थान राज्य का नागौर जिला था और नागौर जिला का बादरी नामक गांव था जहां से पंचायती राज व्यवस्था की जो है शुरुआत होती है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम अलग से वीडियो बना करके पढ़ चुके हैं, बिल्कुल अलग से हमने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के रिस्पेक्ट में इसको याद रखना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, इसका जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 इस्पात संयंत्र स्थापित करे गए थे। कौन कौन से 3 इस्पात संयंत्र स्थापित करे गए थे? राउरकेला वाला,
भिलाई वाला, दुर्गापुर वाला। ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। इन 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। और प्रश्न यहाँ से किस तरीके से बनेगा, देखिए याद रख सकते हैं, आपको इनमें याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मोटिव था वो क्या था, औद्योगिकीकरण की जो प्रक्रिया थी उसका विकास करना, इसका सबसे बड़ा मोटिव था। और ये उद्योगी तो थे, राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र एक प्रकार के उद्योगी थे। और यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है वो ये बन सकता है कि जो राउरकेला इस्पात संयंत्र था वो किस देश के सहयोग से भारत में स्थापित किया गया था, तो जर्मनी के सहयोग से। भिलाई वाला किसके सहयोग से स्थापित हुआ था, सोवियत संघ या रूस के सहयोग से। और दुर्गापुर वाला जो इस्पात संयंत्र था वो ब्रिटेन या इंग्लैंड के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है कपूरथला में और चित्तरंजन लोकोमोटिव है ये पश्चिम बंगाल में है, इनकी आधारशिला भी जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान रखी गई थी। हालांकि इनकी स्थापना बाद में हुई थी, लेकिन जो कह सकते हैं इनकी जो आधारशिला थी, इनकी जो नींव थी वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान रख दी गई थी। देखिए 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं और क्योंकि अगर 12 को अगर मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आप जानते हैं डिजिटल बोर्ड मेरे पास है नहीं और एक सामान्य सा बोर्ड है, इसको मुझे बार बार लिखना पड़ता है, फिर साफ करना पड़ता है, बार बार लिखना पड़ता है, तो इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। अगर मैं साथ साथ ही आपको पढ़ाता चलूँ, बोलता चलूँ और लिखता चलूँ तो इससे क्या होगा कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और क्योंकि अपलोडिंग में बड़ी समस्या आती है, अगर 30 मिनट का 20 मिनट का कोई वीडियो होता है तो उसकी जो कह सकते हैं उसका जो 3 से 4 GB का हो जाता है। अगर आप थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड करेंगे तो उसको मोबाइल से अपलोड करना थोड़ा सा कहीं मुश्किल होता है, जिससे आपको समय पर कंटेंट नहीं मिल पाएगा, समय पर आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। आज इस वाले सेशन में हम 6 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो अगली 6 पंचवर्षीय योजनाएं होंगी उनको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2 पंचवर्षीय योजनाएं हमारी हो गई। पहली पंचवर्षीय योजना में जो आर्थिक विकास दर थी, जितनी लक्षित वृद्धि दर थी उसके सापेक्ष में आर्थिक विकास दर ज़्यादा दर्ज की गई थी। ऐसे ही जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें जो लक्षित वृद्धि दर थी वो थी आपकी 5.6%, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक विकास की जो दर थी उसका लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था, 5.6%। इसके सापेक्ष में जो आर्थिक विकास दर हमको प्राप्त हुई थी वो लगभग 2.8% की आर्थिक विकास दर हमको प्राप्त हुई थी, यानी जितना हमने लक्ष्य बनाया था उसके सापेक्ष हम कम ही विकास कर पाए थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होती है 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। इसका समयकाल है सुखमय चक्रवर्ती। ठीक है, और एक नाम और याद रखेंगे आप, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया मैं उसको, जॉन सैंडी। ठीक है, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर यह आधारित थी। इसको आगत निर्गत मॉडल भी कहा जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था आगत निर्गत मॉडल था। अगर इसको देखें, दूसरा नाम अगर इसको देना चाहें तो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर ये आधारित थी और ये पहली पंचवर्षीय योजना थी जो किसी भारतीय मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इससे पहली जो 2 पंचवर्षीय योजनाएं थी, हेबर्ट डोवल समृद्धि मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल, ये विदेशी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस पंचवर्षीय योजनाओं के जो मॉडल थे उनको बनाया था, इसकी जो प्लानिंग थी वो करी थी। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो पहली पंचवर्षीय योजना थी सभी पंचवर्षीय योजनाओं में जो किसी भारतीय मॉडल पर जो है इसके जो मसौदा तैयार हुआ था, भारतीय मॉडल पर इसका निर्माण किया गया था। इसका जो प्रमुख मोटिव था, उद्देश्य था, वो था आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्तमान अर्थव्यवस्था, यानी जो हमारी इकॉनमी चल रही थी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये लक्ष्य रखा गया कि जो हमारी इकॉनमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी हो, आत्मनिर्भर हो, यानी हम किसी दूसरे देश पर डिपेंड ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे संसाधन जुटाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसी व्यवस्थाएं करें जिससे हमारे देश के लोगों को रोजगार मिल सके और हमारी अर्थव्यवस्था जो है, इकॉनमी जो है वो पटरी पर आ सके। तो आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्तमान, अपने आप ही आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था की कल्पना तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इस पंचवर्षीय योजना से सबसे जुड़ा सबसे प्रमुख फैक्ट है कि इसमें रुपए का अवमूल्यन किया गया था 1966 में। ठीक है, अवमूल्यन क्या होता है? अवमूल्यन हालांकि अर्थशास्त्र का विषय है और ज़्यादा इसमें डिटेल में जाएंगे तो समय ही लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें इसके बारे में बता देता हूँ। अवमूल्यन क्या होता है? रुपया क्या है? हमारी मुद्रा है, करेंसी है, और किसी भी करेंसी का जो अवमूल्यन होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका जो रेट होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसको कम करना। ठीक है, यानी डॉलर के सापेक्ष में जो हमारा रुपया था, या हम कैसे कह सकते हैं डॉलर, क्या आप ये समझ लीजिए कि जो विदेशी मुद्रा होती है उसके सापेक्ष अपने देश की मुद्रा को अपने आप कम करना, वो क्या होता है? अवमूल्यन होता है। ठीक है, तो 1966 में जो अवमूल्यन हुआ था ये दूसरी बार हुआ था
और पहली बार जो अवमूल्यन हुआ था 20 सितंबर 1949 को, ठीक है। रुपए का जो अवमूल्यन सबसे पहले हुआ था 20 सितंबर 1949 को, और तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान रुपए का दूसरी बार अवमूल्यन किया गया था 1966 में। अगर आपसे पूछा जाए कि रुपए का अब तक कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है, तो 3 बार इसका अवमूल्यन किया जा चुका है। पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में, और तीसरी बार समथिंग 1991 के समय में तीसरी बार रुपए का अवमूल्यन किया गया था, ठीक है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब हमारा जो है आयात बढ़ जाता है, निर्यात कम हो जाता है, यानी हम बहुत कम चीज़ें जो है बहुत कम चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो है बाहर से जितना भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा आ रही हैं, निर्यात जो है आयात जो है हम ज़्यादा कर रहे हैं, आयात हम ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरे देशों से चीज़ें ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो विदेशी मुद्रा का जो एक तरह से कह सकते हैं कर्ज या डेब्ट जो है हमारे ऊपर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उसी को कम करने के लिए, जैसे मान लीजिए अमेरिका से सबसे ज़्यादा व्यापार बढ़ा था उस समय पर, अमेरिका से सबसे ज़्यादा व्यापार बढ़ा था, तो अमेरिका का सबसे ज़्यादा पैसा हमारे ऊपर हो गया था, तो कहीं ना कहीं उस घाटे को कम करने के लिए या उस लोड को कम करने के लिए, उस कर्ज को कम करने के लिए हमने अपनी मुद्रा का मूल्य घटाया था, तो उसी को अवमूल्यन कहा गया। तो ये 3 बार हुआ है अब तक, 1949 में, 1966 में, 1991 में, ये आप याद रखेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1961 में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना होती है झारखंड में, और बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जो झारखंड में स्थापना होती है वो किसके सहयोग से हुई थी? सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी, रूस के सहयोग से हुई थी, ठीक है। 1964 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय में यूटीआई और आईडीबीआई की स्थापना होती है। यूटीआई का मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और आईडीबीआई का मतलब है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। आईडीबीआई का मतलब क्या है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1964 में हुई थी। 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की स्थापना होती है। इसके अलावा जैसे कल मैंने बात करी थी आपसे कृषि कीमत आयोग के बारे में, ठीक है, कृषि कीमत आयोग जिसे एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन हम कहते हैं, एपीसी की स्थापना 1965 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म आता है ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी या जिसे टपकन सिद्धांत कहते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना, तीनों योजनाओं में इस ट्रिकल डाउन थ्योरी को अपनाया गया था। अब जानते हैं कि ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या होती है, ठीक है। ट्रिकल डाउन थ्योरी को टपकन सिद्धांत कहते हैं, और टपकन सिद्धांत का अर्थ ये है कि जो भी व्यापार से जुड़े हुए लोग होते हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग होते हैं, या जो धनी लोग होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, गवर्नमेंट उनके ऊपर टैक्स लगाती है, तो जो लगे हुए टैक्स, जो भी टैक्स उनके ऊपर लगाया जाता है, उस टैक्स को क्या कर देना? कम कर देना। यानी व्यापार पर जितना भी टैक्स था उसको कम किया गया। धनी लोग, पूंजीपति लोग जो थे, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उनको भी कम किया गया। और ये कम इसलिए किया गया, इसका रीज़न क्या था कि अगर व्यापार से जुड़े हुए क्षेत्रों पर अगर कम टैक्स लगाया जाएगा, पूंजीपतियों या धनी लोगों पर कम टैक्स लगाया जाएगा, तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट की योजनाओं में। गवर्नमेंट की जितनी भी प्लानिंग होगी, जितने भी प्रोग्राम होंगे, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा धन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, क्योंकि टैक्स कम रहेगा। टैक्स कम रहेगा तो वो ज़्यादा लोग पैसा लगाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा पैसा लगाएंगे अगर ये लोगों के द्वारा ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसे पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। तो इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को, जिसे ट्रिकल डाउन थ्योरी कहा जाता है, तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में इसको यूज किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना में। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, ये सर्वाधिक असफल योजनाओं में गिनी जाती है। इसके काफ़ी रीजन थे, क्योंकि इसी समय पर जब तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, इसी समय पर 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध छिड़ जाता है, और इसके 2-3 साल बाद ही 1965 में इंडिया और पाकिस्तान, यानी भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ जाता है। 2 युद्धों का सामना इस पंचवर्षीय योजना में भारत को करना पड़ा। इसके साथ साथ जो इस चीज़ पर सर्वाधिक काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं इस योजना के जो सूत्रधार थे, इस योजना पर सबसे उन्होंने काम किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। इनकी मृत्यु भी 1964 में हो जाती है। तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ पे होती हैं। 62 में इंडिया चाइना वार, 65 में इंडिया पाक वार, और 1965 में ही जो है सूखा और अकाल का सामना भी भारत को करना पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिनसे कहीं ना कहीं इस योजना को सफल नहीं किया जा सका। सर्वाधिक असफल योजनाओं में इसकी गिनती जो है हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था थी भारत की, जो इकोनॉमी थी, वो बिल्कुल चरमरा गई थी। 2 युद्ध हो गए, सूखा और
अकाल पड़ गया, किसी भी प्रकार का कोई कृषि से प्रोडक्शन नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई कृषि से हमको लाभ नहीं हुआ, तो ये सर्वाधिक असफल योजना में मानी जाती है। इसके रीजन यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। इसमें जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में वो 5.6% का था, और इसके सापेक्ष जो हमें आर्थिक विकास दर प्राप्त हुई थी वो महज 2.8% की थी। और इसका कारण भी यही था जो मैं आपको बता चुका हूँ, दो युद्ध थे, और युद्धों में आप जानते हैं कि इकोनॉमी का क्या हाल होता है। दो युद्धों में पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, ऊपर से कृषि क्षेत्र से भी कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, वहाँ पे भी सूखा और अकाल हो गया था, ठीक है। और जो भारत के सबसे बड़े लीडर थे उस टाइम पर नेहरू जी, उनकी भी इसी वर्ष जो है मृत्यु हो जाती। तो इस वजह से ये योजना कहीं ना कहीं अपने जो वास्तविक उद्देश्य थे उनकी प्रतिपूर्ति नहीं कर पाई। और इसके बाद में जो योजना चालू हुई थी, क्योंकि युद्ध हो गए थे, 2 युद्ध हुए थे, नेहरू जी की मृत्यु हो चुकी थी, सूखा अकाल पड़ गया था, तो पंचवर्षीय योजना न बना करके 3 एक वर्ष की योजना बनाई गई, ठीक है। 3 यानी अब ध्यान रखेंगे यहाँ से कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसके बाद की बात हो रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में पंचवर्षीय योजना न बना करके 3 लगातार 1 वर्षीय योजना बनाई गई, ठीक है। इन 3 वर्षीय जो योजना थी, 3 एक वर्षीय, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 1966 से लेकर के 1969 तक, यानी 1966, 67, 68 और 68, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो 3 वार्षिक योजनाएं बनी हैं, और इन 3 वार्षिक योजनाओं को क्या नाम दिया गया है? योजना अवकाश दिया गया है, ठीक है। योजना अवकाश इनको कहा जाता है प्लान हॉलीडे, ठीक है। क्योंकि यहीं से पहली बार देखिए, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, या पहली, दूसरी, तीसरी, जो 3 पंचवर्षीय योजना थी हमारी, वो 5-5 वर्ष की थी। और इसके बाद में पहली बार ऐसा समय था जब पंचवर्षीय योजना न बना करके 1 वर्षीय योजना बनाई गई थी। तो इस पूरे काल को, यानी 3 साल तक जो 1 वर्षीय योजनाएं थी, इस पूरे काल को, इस पूरे समय को योजना अवकाश नाम दिया गया, प्लान हॉलीडे के नाम से इसको जाना गया, ठीक है। अब जो 3 वार्षिक योजना थी या योजना अवकाश का जो समय था, इस समय पर कौन कौन से प्रमुख कार्य हुए? 1966-67 में ग्रीन रिवॉल्यूशन होती है, हरित क्रांति होती है, और हरित क्रांति के बारे में हम पृथक से बिल्कुल स्पेशल बात कर चुके हैं। हरित क्रांति को हम पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की हमको जरूरत नहीं है। 66-67 में हरित क्रांति योजना अवकाश के समय में प्रारंभ होती है। 1969 में एक योजना जो है इस समय पर प्रारंभ हुई, लीड बैंक योजना, ठीक है। लीड बैंक योजना का क्या उद्देश्य था कि जितने भी बैंक थे उस बैंक को एक एक जिला आवंटित कर दिया गया कि इस जिले की जो इकोनॉमी है, इस जिले की जो अर्थव्यवस्था है, उसका सुधार आपको करना है, ठीक है। तो क्या हुआ था, इसमें जो बैंक थी, बैंकों को एक एक जिला आवंटित कर दिया गया, और बैंक को आवंटित जिले की अर्थव्यवस्था में सुधार करने की जो है संस्तुति इसमें करी गई थी। इसे लीड बैंक योजना के नाम से जाना गया था। सॉरी। चतुर्थ योजना आती है इसके बाद में, 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक इसका समय माना जाता है। ये जो योजना थी, चतुर्थ योजना, अशोक रुद्र और AS मात्र, ठीक है, अशोक रुद्र और AS मात्र के खुला प्रतिमान मॉडल पर आधारित थी। चतुर्थ योजना का जो मॉडल था वो खुला प्रतिमान मॉडल था। चतुर्थ योजना का जो मेन मोटिव था, उद्देश्य था, वो था स्थिरता के साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, आर्थिक विकास करना, और जो आत्मनिर्भरता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राप्ति करना, ठीक है। यानी जो आर्थिक विकास है हमारा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो स्थिर रहे। ऐसा नहीं कि आर्थिक विकास हो रहा है, फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि फिर दोबारा से जो है आर्थिक विकास की जो दर है वो बिल्कुल पिछड़ती चली जा रही है। तो मतलब एक स्थिरता लाने के लिए, उसमें एक कांस्टेंट जो है प्रतिमान लाने के लिए जो है इस चौथी पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो स्थिरता के साथ में आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की सबसे ज़्यादा प्राप्ति की जो है उद्देश्य के साथ में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो प्रमुख कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे वो थे, लघु कृषक विकास एजेंसी की स्थापना होती है चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में। इसके अलावा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 में चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में ही चालू किया गया था। इसके अलावा परिवार नियोजन को एक लक्ष्य के रूप में चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। परिवार नियोजन के बारे में अगर जैसे आप देखेंगे तो परिवार नियोजन वैसे तो 1952 में स्टार्ट हुआ था। परिवार नियोजन की जो प्रक्रिया थी 1952 में प्रारंभ हो गई थी, लेकिन इसका कोई लक्ष्य नहीं था, मतलब एक नॉर्मल तरीके से चालू कर दी गई थी परिवार नियोजन की प्रक्रिया। लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना में एक लक्ष्य के रूप में इसको शामिल किया गया कि परिवार नियोजन से संबंधित जो प्रक्रिया है उसमें हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो टारगेट के रूप में परिवार नियोजन की प्रक्रिया को चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ये याद रखेंगे। अगर वैसे बात करें तो परिवार नियोजन 1952 में प्रारंभ हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में ही व्हाइट रिवॉल्यूशन होती है, श्वेत क्रांति 1970 में। और श्वेत क्रांति के बारे में भी हम डिटेल में यहाँ पे बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जितनी भी क्रांतियाँ हैं, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, इन सभी को मैं बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, विस्तार से मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आप नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप जो पिछली वीडियोज़ हैं उनको देखिए, जहाँ पर मैंने विस्तार से इन सभी रिवॉल्यूशंस के बारे में आपको बताया है, ठीक है।
19 जुलाई 1969 को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 14 वाणिज्यिक बैंक जो थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रथम बार कब किया गया था? 1969 में। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1974 में चौथी पंचवर्षीय योजना में ही सबसे पहला जो हमारा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण था वो किया गया था पोखरण में। ठीक है, पोखरण राजस्थान में पहला भूमिगत अंडरग्राउंड नाभिकीय परीक्षण किया गया था। इस परीक्षण को क्या नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इसको जाना गया था। ठीक है, याद रखेंगे आप, स्माइलिंग बुद्धा इसको कहा गया था। 1974 में हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना में जो हमारा लक्ष्य था आर्थिक विकास की दर का वो 5.7% था, और जो इसके सापेक्ष में हमें आर्थिक विकास दर प्राप्त हुई थी वो 3.4% की थी, हमारे लक्ष्य से थोड़ा सा कम थी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना इसके बाद में स्टार्ट होती है। 1 मार्च 1974 से 31 अप्रैल 1978 तक इसका समय माना जाता है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का। ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसका जो मॉडल था वो डीपी धर मॉडल था, और इसका जो उद्देश्य था या लक्ष्य था, जिस लक्ष्य के साथ में ये योजना स्टार्ट करी गई थी उसका लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन। ठीक है, गरीबी को समाप्त करना, और गरीबी को समाप्त करने के साथ साथ में आत्मनिर्भरता की क्या करना? प्राप्ति करना। ये इसका प्रमुख मोटिव था। ठीक है, और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित सबसे प्रमुख बिंदु जो आप याद रखेंगे वो ये है कि यह एकमात्र, या हम कह सकते हैं ये सबसे पहली और एकमात्र ऐसी योजना थी जो अपने निर्धारित समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, वैसे जो है कायदे से इसका जो समय काल था 1974 से 1979 तक था, लेकिन 1979 तक न जाते हुए इसे 1 साल पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये निर्धारित समय से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली एकमात्र पंचवर्षीय योजना थी। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो प्रमुख कार्यक्रम और योजनाएं संचालित करी गई थी वो थी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड प्रोग्राम। 1974 में इसको शुरू किया गया था, और इसके अलावा एक और प्रमुख कार्यक्रम था काम के बदले अनाज कार्यक्रम। 1977-78 में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये 2 जो प्रमुख कार्यक्रम थे ये चालू किए गए थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि हम यूपी लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं, हालांकि ये चीज़ें सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली बेनिफिशियल हैं, इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है क्योंकि हम ग्रामीण विकास समाज से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो ग्राम समाज से जुड़ी हुई चीज़ें या रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई जितने भी पॉइंट होंगे उनको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, विशेष रूप से उन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मिनिमम नीड प्रोग्राम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये दोनों प्रोग्राम जो थे 1974 में MNP स्टार्ट करा गया, और 1977-78 में आपका काम के बदले अनाज कार्यक्रम पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में इनको स्टार्ट किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा। और इसको आप यहीं से याद रख सकते हैं, क्योंकि जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी उसका प्रमुख मोटिव जो था वो क्या था? गरीबी का उन्मूलन किया जाना, गरीबी को समाप्त करने के साथ साथ में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, इसका प्रमुख लक्ष्य था। और इसी योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। लक्षित दर जो थी इसमें जो कह सकते हैं आर्थिक विकास की दर निर्धारित करी गई थी वो 4.4% की निर्धारित की गई थी, और इसके एवज में जो प्राप्त हुई थी आर्थिक विकास दर वो ज़्यादा प्राप्त हुई थी हमको 4.9%। यानी इसमें जो है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में तो बहुत अच्छी तरीके से काम किया गया था। इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था आर्थिक विकास की दर का, उससे ज़्यादा हमको आर्थिक विकास दर प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित याद रखनी है, और सबसे पहले आप इसका लें स्क्रीनशॉट, जिससे आपको नोट्स बनाने में समस्या ना हो। उसके बाद में फिर अपनी आगे छठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो अपने निर्धारित समय से 1 वर्ष पहले समाप्त कर दी गई थी, और इसके बाद में एक जो योजना प्रारंभ होती है, यानी 1978 से लेकर 1980 तक, उसे अनवरत योजना का नाम दिया गया, रोलिंग प्लान इसको कहा गया। ठीक है, जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना अभी हम पढ़ रहे थे, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय से 1979 में उसको समाप्त होना था, लेकिन 1978 में ही समाप्त कर दिया गया। और उसके तुरंत बाद 1978 से 1980 तक एक योजना जो चलाई गई उसको अनवरत योजना कहा जाता है, रोलिंग प्लान इसको कहा जाता है। रोलिंग प्लान या अनवरत योजना का जनक किसको कहा जाता है? गुरनार मिर्डल को कहा जाता है। जबकि भारत में अनवरत योजना या रोलिंग प्लान को लागू करने का श्रेय जाता है DT लकड़ावाला को। ठीक है, DT लकड़ावाला को भारत में अनवरत योजना या रोलिंग प्लान को लागू करने का श्रेय जाता है। इस अनवरत योजना के अंतर्गत 1979 में ट्राइसेम
की स्थापना होती है। ठीक है, ये कार्यक्रम था ट्राइसेम, इस कार्यक्रम को चालू किया जाता है। ट्राइसेम की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हिंदी में कहें तो ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम। ग्रामीण जितने भी युवा थे, यूथ थे, वो अपना रोजगार चालू कर सकें, उसके लिए उनको ट्रेनिंग देने से संबंधित ये प्रोग्राम था। ट्राइसेम इसको कहा गया। 1979 में इसको प्रारंभ किया गया था अनवरत योजना या रोलिंग प्लान के अंतर्गत। ठीक है, और आगे चल करके ये जो ट्राइसेम प्रोग्राम था जो कि 1979 में स्टार्ट हुआ था, आगे चल करके 1999 में, ठीक है, 1999 में इसका विलय कर दिया गया, इसको मर्ज कर दिया गया किसमें? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। ठीक है, 1979 में चालू हुआ था ट्राइसेम प्रोग्राम, और इस ट्राइसेम प्रोग्राम को 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इसका विलय कर दिया जाता है। इसके बाद में आती है अपनी छठी पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक इसका समय काल है। मॉडल क्या था इसका? आगत निर्गत मॉडल पर ये भी जो योजना थी वो आधारित थी। और इस छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन का लक्ष्य जो है वो रखा गया था, यानी गरीबी का निवारण किया जाए, गरीबी को किस तरीके से हटाया जा सकता है, और गरीबी को हटाने के साथ साथ जितने भी लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए, शहरी क्षेत्रों से जुड़े हुए, उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रोजगार किस तरीके से उपलब्ध कराए जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो रोजगार हैं उनका सृजन किस तरीके से किया जा सकता है, ये इसका प्रमुख लक्ष्य था। और इस पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी हटाओ का नारा दिया गया था। आप याद रखेंगे, गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, बेरोजगारी हटाओ का नारा छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसी योजना के अंतर्गत 12 जून 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड जो एक संस्था है, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, स्थापना भी पूछी जा सकती है, मुख्यालय भी इसका पूछा जा सकता है, कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो नाबार्ड की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जून 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई में है। और जो नाबार्ड की स्थापना की गई थी वो किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। एग्जिम बैंक की फुल फॉर्म है, देखिए EX आपको दिख रहा होगा, यहाँ से IM दिख रहा होगा। EX का मतलब है एक्सपोर्ट, IM का मतलब है इम्पोर्ट, आयात निर्यात बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई थी। इस छठी पंचवर्षीय योजना में जो विकास की दर निर्धारित की गई थी वो 5.2% थी, और इसके सापेक्ष में जो हमें विकास दर प्राप्त हुई थी 5.4% की, यानी लक्षित विकास दर से, लक्षित आर्थिक विकास दर से हमें ज़्यादा आर्थिक विकास दर इस योजना में प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 6 पंचवर्षीय योजनाएं। इनसे संबंधित प्रमुख बिंदुओं को हमने इस क्लास में कवर किया। बाकी की जो 6 योजनाएं हैं वो नेक्स्ट वीडियो में